क्या एक मशीन में इंसान के लिए कोई जगह है? आज हम यूजीन ओनिल के बहुत ही पावरफुल नाटक द हैरी एप में इसी सवाल को टटोलने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक इंडस्ट्रियल दुनिया में अपनी पहचान, अपनी जगह ढूंढने के लिए जूझ रहा है। एक ऐसी दुनिया जो उसे एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। मैं स्टील हूं, मैं धुआं, भाप और स्टील हूं। ये शब्द हैं यांक के, हमारे कहानी के नायक के। वो खुद को एक इंसान नहीं बल्कि उस इंडस्ट्रियल मशीन का धड़कता हुआ दिल मानता है जिसे वो चलाता है। यही उसकी ताकत है और यही उसकी पहचान, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, ये नाटक दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की दरार पर बना है। नीचे है स्टोकहोल्ड, एकदम आदिम, ताकतवर और गंदा दुनिया का इंजन, और ऊपर है डेक, साफ सुथरा, आरामदायक, अमीरों के लिए एक खेल का मैदान। ये एक ऐसा टकराव है जो बस फटने ही वाला है। और इस बंटी हुई दुनिया के ठीक बीच में है यांक, स्टोकहोल्ड का राजा। उसे लगता है कि वो स्टील और भाप से बना है, जहाज की शक्ति का जीता जागता सबूत। उसकी दुनिया कोयले की भट्टी की तरह ही गर्म और तेज है। स्टोकहोल्ड के दुनिया में एक कच्ची, अनफिल्टर्ड एनर्जी है। यहाँ घर और भावनाएं, ये सब कमजोरी की निशानियां हैं। यांक और उसके साथियों को लगता है कि वो बेहतर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन अमीर लोगों के लिए गुस्सा उबल रहा है जो उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं। लेकिन यांकी की ये दुनिया अब टूटने वाली है। बस एक मुलाकात, एक लम्हा उसकी पहचान की पूरी नींव को हिलाकर रख देगा और उसे एक ऐसे रास्ते पर भेज देगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और फिर एंट्री होती है मिल्ड्रेड डगलस की, एक स्टील के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी, सफ़ेद ड्रेस में एक भूत जैसी, जो अपनी आरामदायक जिंदगी से बोर हो चुकी है। वो मजदूरों की जिंदगी का अनुभव करने के लिए स्टॉकहोल्ड में उतरती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो उस दुनिया को तबाह करने वाली है जिसे वो देखने आई है। ओह गंदा जानवर, बस इतना ही कहना काफी था। मिल्ड्रेड के नफरत से भरे ये शब्द यांग की दुनिया को चकनाचूर कर देते हैं। ये शब्द सिर्फ एक बेइज्जती नहीं है, ये एक श्राप है जो हमेशा उसका पीछा करेगा। बस उस एक पल ने यांग के दिमाग में शक का एक जहरीला बीज बो दिया। अचानक वो अब एक ताकतवर फायरमैन नहीं रहा, वो एक जानवर है। पहली बार वो सवाल करता है कि दुनिया में उसकी असली जगह है कहां, और वो जवाबों की तलाश में निकल पड़ता है। जहाज से उतरकर यांक अब न्यूयॉर्क शहर के कंक्रीट के जंगल में कदम रखता है। वो बदला लेने और यह साबित करने निकला है कि वो एक आदमी है, लेकिन पाता यह है कि वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला और अदृश्य है। न्यूयॉर्क में यांग का सफर पूरी तरह से केओस में बदल जाता है। वो उस समाज के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो जैसे कोई भूत है। कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, सिवाय पुलिस के, जो उसे एक जानवर की तरह पिंजरे में डाल देती है। जेल में यांक सचमुच लिटरली एक पिंजरे में बंद जानवर है। मिल्ड्रेड के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं और वो धीरे धीरे उस जानवर वाले लेबल को अपनाना शुरू कर देता है। एक हताशा भरे गुस्से में वो अपनी कोठरी की स्टील की सलाखों को मोड़ देता है, एक ऐसी ताकत दिखाता है जो उसे और भी अकेला कर देती है। और यही यांक के संघर्ष का असली सार है। आखिर वो है कहाँ का? अमीरों की दुनिया ने उसे एक जानवर कहकर निकाल दिया है और मजदूरों की दुनिया अब उसे घर जैसी नहीं लगती। वो पूरी तरह से खो चुका है, एक ऐसी पहचान की तलाश में जो उससे लगातार दूर भाग रही है। जेल से छूटने के बाद यांक उम्मीद की एक आखिरी किरण पकड़ता है, वॉबलीज। उसे विश्वास है कि इन साथी कार्यकर्ताओं के बीच उसे आखिरकार ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके गुस्से को समझेंगे और उसे अपना मकसद खोजने में मदद करेंगे। हुआ ये कि जेल में एक साथी कैदी ने उसे वॉबलीज के बारे में बताया था, एक ऐसा ग्रुप जो स्टील कंपनियों से लड़ता है। यांक के लिए ये बदला लेने का एक मौका है, ये साबित करने का एक तरीका है कि वो एक ऐसी ताकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार फिर यांक को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। वॉबलीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से कानूनी कार्रवाई में विश्वास करते हैं और यांक अपने अंधे गुस्से में सिर्फ तबाही चाहता है, एक ऐसी हिंसा जो उसके अंदर के जानवर को शांत कर सके। वॉबलीज उसे खतरनाक और अस्थिर इंसान के रूप में देखते हैं और वे उसे बाहर निकाल देते हैं। यह उसकी आखिरी उम्मीद का भी अंत था। अब यांक को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि वो सच में इस दुनिया में कहीं भी फिट नहीं बैठता। और इसी के साथ हम इस नाटक के दुखद अंत पर पहुंचते हैं,
जहां यांग अपने जैसे किसी को खोजने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करता है। एक ऐसा प्राणी जो शायद उसे समझ सके जैसा कोई इंसान नहीं समझ सका। उसका सफर उसे शहर के चिड़ियाघर तक ले जाता है, एक ऐसी जगह जो उसकी अपनी कैद की भावना को दर्शाती है। यहाँ इन पिंजरों के बीच वो अपने आखिरी सुकून की तलाश करता है। चिड़ियाघर के अंदर वो सीधे बंदरों के बाड़े की तरफ खिंचा चला जाता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। वहां वो एक गोरिल्ला को देखता है और उस जानवर की आंखों में उसे अपना अक्स दिखाई देता है। उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसके दर्द को समझता है। उसका भाई, एक और हैरी एप। नाटक की सबसे आखिरी और दिल दहला देने वाली विडंबना में यांक एक जुड़ाव की तलाश में गोरिल्ला को आज़ाद कर देता है, लेकिन वो जानवर उसकी हताशा को समझने में असमर्थ उसे अपनी मजबूत पकड़ में कुचल देता है और उसकी दुखद खोज का अंत कर देता है। अपने आखिरी सांसों के साथ यांक को एक भयानक एहसास होता है कि वो कहीं का नहीं है, ना इंसानों की दुनिया में और ना ही जानवरों की दुनिया में। वो हमेशा से एक बाहरी व्यक्ति था और हमेशा के लिए खो गया है। और इस तरह द हैरी एप हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्टील से बनी दुनिया में क्या इंसान के लिए कोई जगह बची है? जैसे जैसे हम एक और ज्यादा मशीनी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें खुद से पूछते रहना होगा।